नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की ऑनलाइन चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि इस माह की 30 तारीख है। अगले माह से इसके एग्जाम शुरू होंगे। यदि मैं आपको एक जानकारी और दूं कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले एग्जाम 2020 में आपका कराया गया था। 2020 में जो एग्जाम आपका हुआ था, इसी पैटर्न पर हुआ था जो पैटर्न इस बार भी लागू है। पैटर्न का मतलब ये है कि पिछली बार भी अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो 15 सवाल आपके आए थे, 15 प्रश्न आपके आए थे। इस बार भी पहले की तरह ही हर पेपर में, हर शिफ्ट में 100 में से 15 मार्क्स का आपका मैथ होगा। पिछली बार जो आपके एग्जाम हुए थे वो 37 शिफ्ट में हुआ था, 37। यानी कि अगर हम पिछले किसी किताब को उठा के देखेंगे जो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस बता रही है, उसमें आपको 37 सेट मिलेंगे। मैं सोच रहा हूं कि आपको कुछ शिफ्ट प्रीवियस वाली करा देता हूं। तो ये सबसे पहले वाली शिफ्ट है, सबसे पहले वाली शिफ्ट है जो कि मॉर्निंग में हुई थी। आपका एग्जाम 27 तारीख से शुरू हुआ था। 2020 में पहला जो एग्जाम हुआ था वो 27/11 को हुआ था, मॉर्निंग में हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस में आपसे क्या मालूम किया गया था। अगर आप इस एग्जाम में होते तो क्या आप कर पाते या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न ये है, देखिए, अगर कोई महिला 3 घंटे 20 मिनट पैदल चलकर मंदिर जाती है और सवारी से वापस आती है। एक महिला है जो मंदिर जाती है पैदल और सवारी से वापस आती है। मंदिर जाती है पैदल, देखो पैदल का समय मैंने P माना है और सवारी का समय मैंने S माना है। पैदल के समय को मैं P मान लेता हूं, सवारी के समय को मैंने S माना है। अर्थात पैदल जाती है और सवारी से लौटकर आती है, तो ये आने जाने का समय है। और बता रहे हैं कि जो आने जाने का समय है वो 3 घंटा 20 मिनट है। जाना पैदल है और लौटकर सवारी से आना है। इस प्रकार उसे आने और जाने में 3 घंटा 20 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन आगे कहा जाता है कि अगर वो दोनों ही पक्षों के लिए, मतलब आना और जाना, अगर सवारी से करती है तो 2 घंटे कम लगते हैं या 2 घंटे बचा लेती है। इसका मतलब है कि उसे सवारी से जाना है और उसे सवारी से आना है। जाना भी सवारी से है और आना भी सवारी से है, तो ऐसा करने से 2 घंटे कम लगते हैं। जो कि पहले 3 घंटा 20 मिनट लगते थे, अब 2 घंटा कम लगते हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है कि 80 मिनट लगते हैं। और 80 मिनट तब लगते हैं साहब जब सवारी से आना हो, सवारी से जाना हो। इसका मतलब है कि 2s बराबर जो होगा वो 80 होगा, तो s बराबर जो होगा वो 40 होगा। इसका मतलब है कि अगर वह महिला मंदिर तक जाने के लिए एक और से सवारी का चुनाव करे तो उसे 40 मिनट लगते हैं। मैं यहां से s का मान उठा के यहां लगा देता हूं। यदि मैं ऊपर की तरफ लगा देता हूं तो P+ मैं देख रहा हूं कि s का मान तो 40 है, यानी कि P+40 बराबर में लिखा है 3 घंटा 20 मिनट। मैं 40 को इधर लेके आऊंगा क्योंकि मुझे घटाना भी है, मुझे पक्षांतर करना है। तो 3 घंटा 20 मिनट का मतलब है 2 घंटे कितना मिनट, 80 मिनट। अगर मैं P बराबर ये 280 है, 280 में से केवल 40 को माइनस करेंगे। जब 40 को माइनस करेंगे तो पैदल का समय जो एक और का होगा वो 240 होगा। एक और का पैदल का समय 240 होगा। वह दोनों ओर पैदल चलना चाहती है, वह दोनों ओर पैदल जाना चाहती है। तो फिर इसका मतलब है कि जाना भी पैदल है और आना भी पैदल है, तो समय दुगना होगा। 2 घंटा 40 मिनट का दुगना मेरे हिसाब से 480 हो जाता है।
इसका मतलब जाना भी पैदल और आना भी पैदल तो 480 होता है, लेकिन कहा है कि जितना समय लेती है उसका आधा क्या होगा। तो 480 का अगर मैं आधा करता हूं तो ये 240 हो जाता है, जो कि आपके विकल्प संख्या पहले में मौजूद है और यही आपका उत्तर भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आप कहीं से भी उठा के देखेंगे तो यही शिफ्ट में आपको यही सवाल मिलेंगे और उसी सीक्वेंस में मिलेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपका अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति मासिक आय का 22% मकान के किराए पर, 40% आय का घर खर्च और किराने के सामान पर और शेष का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करता है। साहब ये जो 22% है ये मकान का किराया है, ये जो 40% है ये घर का खर्च और किराने का सामान है, और ये जो 50% है, शेष का 50% ये बच्चों की शिक्षा और अन्य बाकी की चीजें हैं। बाकी जो उसकी बचत है वो 3800 रुपये है। आपको बताना है कि शिक्षा और अन्य पर क्या भी है। मैं सभी के मानों को अलग अलग लिख लूंगा। इससे पहले हम क्या करते हैं, मैंने टोटल आय को 100 माना है। यदि मैं किसी संख्या को टोटल के तौर पर 100 मानता हूं तो आगे कोई भी प्रतिशत जितना कहा जाता है वो मान उतना ही हो जाता है। मैंने टोटल को 100 मान लिया, मुझसे कहा जाता है 22% मकान के किराए पर। मकान के किराए को होम रेंट भी कह सकते हैं साहब। तो टोटल का 22% मकान के किराए पर हो गया, यानी कि 22 हो गया। 40% घर का खर्च और किराने का सामान है। 40% जो है वो घर का अन्य खर्च है और किराने का सामान है, मतलब ये घर का किराना हो गया। घर के किराने का मान 40% है। हम देख रहे हैं 22% पहले का हो गया और 40% बाद में हो गया, तो हमने 62 खर्च कर दिया। यदि मैं 100 में से 62 खर्च कर चुका हूं तो मेरे पास अब केवल 38 मौजूद है। 100 में से 22 एक बार खर्च कर दिया और 40 एक बार खर्च कर दिया, तो मैंने 62 खर्च कर दिया। मेरे पास 38 मौजूद है। उसने कहा 38 यानी शेष का, जो शेष है वही तो 38 है। इसने शेष का बोला है तो शेष तो 38 बचा। 38 का 50% बच्चों की शिक्षा पर, 38 का 50%, 50% का मतलब 1/2 तो 19 हो गया। ये जो 19 है ये चाइल्ड एजुकेशन है और बाकी का अदर भी होगा, ये बच्चों की शिक्षा है। जब 38 में से 19 को खर्च कर चुके हैं तो फिर से 19 फिर बचेगा, और 19 अब उसकी बचत है, उसकी सेविंग है, और 19 का जो मान है वो आपके पास 3800 रुपये है। जब 19 का मान साहब 3800 रुपये है तो एक का मान 200 होगा। अब इस प्रश्न में जो भी कहा जाएगा उसके लिए हम लोग एक का मान 200 लगा सकते हैं। एक का मान हम लोग 200 लगा सकते हैं। उसने कहा शिक्षा और अन्य बताइए, तो शिक्षा और अन्य का मान तो 19 चल रहा है। अगर वो शिक्षा या अन्य की बात करता है तो इसका मान पुनः 19 है, और 19 का मान तो ऊपर खुद ही लिखा है, यानी कि एक का मान 200 तो फिर 19 का मान 3800 रुपये, जो कि विकल्प संख्या बी में मौजूद है। यही उत्तर हो जाता है। अगला देखिए, आगे कहा जाता है कि एक गाय को 25 मीटर लंबे वर्गाकार घास के मैदान के कोने में, ये हमारे पास एक वर्गाकार मैदान है। वर्ग की यह खासियत रहती है, यानी कि स्क्वायर फिगर। हम यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसी वर्ग की बात कर रहे हैं। ये वर्ग है, इसकी भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा का मान हमारे पास 25 मीटर है। प्रत्येक भुजा का जो मान है वो आपके पास 25 मीटर है। फिर कहा जाता है कि मैदान के कोने पर खूंटी से बांधा गया है, रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। सपोज करिए कि हम यहाँ पर उस गाय को बांध रहे हैं, इस कोने पर बांध रहे हैं, तो बताना है कि खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है, जिसमें गाय चर सकती है, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इस कोने पर बांध देता हूं तो गाय केवल जो चरेगी, उस गाय की जो रस्सी है उसकी जो लंबाई है वो 14 मीटर है, तो गाय केवल ऐसे चरेगी।
गाय केवल इस वाले भाग को चर सकती है, इसके अलावा इस भाग को नहीं चर सकती। जिस भाग को मैंने वाइट किया है केवल गाय यही भाग चर सकती है। 14 मीटर ऊपर को चलेगी यहां से, क्योंकि उसकी रस्सी की लंबाई 14 मीटर है और इधर को भी 14 मीटर ही चल सकती है। जितने भाग को चल सकती है, अगर मैं उस भाग को बाहर निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि ये किसी वृत्त का चौथाई हिस्सा है। अगर मैं इसे बाहर निकालता हूं तो मैं देखूंगा, सपोज दैट अगर मैं एक पूरा वृत्त बनाता हूं तो ये किसी वृत्त का चौथाई हिस्सा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किसी वृत्त का चौथाई हिस्सा है और इसकी जो रेडियस है वो आपके पास 14 है। अगर ये किसी वृत्त का चौथाई हिस्सा है और इसकी जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है, 14 है। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये वृत्त का चौथाई हिस्सा है जो कि क्षेत्रफल 1/4 होगा। कह रहे हैं कि साफ पाई का मान 22/7 लगाइए और इस सेक्टर के लिए इसे हम लोग त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। इस त्रिज्याखंड के लिए त्रिज्या का जो मान है वो आर का मान कितना है, 14 है। हम आर का मान 14 यहां लगाते हैं तो 14 गुणा 14, चूंकि ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होता है। इसका 1/4 लगा देते हैं। ये 14 है, 14 दूनी 28 हो गया, 2 से 7 बार कटेगा। इसका गुणा लगाते हैं तो ये 22 सत्ते कितना है, 154। 22 सत्ते 154 आपके सवाल का उत्तर हो गया। 5 दोस्त का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपये। ये 5 लोगों का जो औसत मासिक वेतन है ये 62,000 रुपये है। 5 दोस्तों में से एक व्यक्ति सुरिंदर है। सुरिंदर का प्रमोशन हो जाता है, पदोन्नति हो जाती है, वेतन में वृद्धि हुई। यदि उनके वेतन का नया औसत इतना हो जाता है, कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आया है, एक व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है, वो प्रमोट हो जाता है तो उसके वेतन में वृद्धि हो जाती है, तब इन 5 व्यक्तियों का जो नया औसत है वो 64,250 हो जाता है। आपको पता है कि औसत में जो वृद्धि हुई है वो सुरिंदर के वेतन के बढ़ने से हुई है, तो मैं देखता हूं कि औसत में कितने की वृद्धि हुई है। तो 62,000 से 64,250, ये 2,250 ऊपर है और 2,250 की वृद्धि मान्यवर ये औसत में हुई है। जब 2,250 की वृद्धि औसत में हुई है तो कुल में कितनी हुई होगी? यदि मुझे कुल निकालना है या योग निकालना है तो योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। ये व्यक्ति 5 चल रहे हैं तो बस आपको 5 से गुणा करना है। 22 पंजे 110 और 5 पंजे 25, इसे गुणा लगाते हैं तो ये 11,250 हो जाता है। तो कहा जाता है कि सुरिंदर के मासिक वेतन में कितने की वृद्धि है, तो ये 11,250 की हो जाती है। दो संख्याओं का गुणनफल 92 16 है। जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग लगाते हैं तो भाग 16 बार जाती है। हमने बड़ी संख्या को a माना और छोटी वाली संख्या को b माना है। बड़ी वाली संख्या को a माना है, छोटी संख्या को b माना है। जब बड़ी वाली संख्या को छोटी से भाग लगाते हैं तो भागफल 16 आता है। यही तो हुआ था। बड़ी संख्या को a माना और छोटी संख्या को b माना है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं या भाग लगाते हैं तो भागफल 16 आता है। मैं इसे 16/1 भी कह सकता हूं। इसलिए अनुपात के तौर पर a का मान 16 और b का मान ये, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 16/1, यानी कि इस संख्या का मान 16p होगा तो इसका मान केवल p होगा। कहा जाता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि कितना होगा, a गुणा b, ये आपके पास है 9,216। हम दोनों संख्याओं का मान लगाते हैं जो कि 16p और p है, बराबर है 9,216। पहली में दूसरी का गुणा लगा दिया
9216। इसे 16 से हम काटते हैं, 16 छक्का 96 तो ज्यादा हो गया, 16 पंजे 80, 16 सत्ता 112 और 16 छक्का 96, ये 576 बार घट गया। यानी कि पी स्क्वायर बराबर 576। आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको P बराबर कितना प्राप्त होगा? 24। अब कौन सी संख्या बूझी है या कुछ अलग बूझा है तो आप देख सकते हैं। आपसे कहा है संख्याओं में क्या अंतर होगा, आपको अंतर बताना है साहब। एक संख्या 16P चल रही है और एक संख्या केवल P चल रही है, तो 16P और P की अगर हम बात करेंगे तो अंतर तो 15P होगा। अंतर अगर 15P होगा तो P का मान उठा के लगाते हैं जो कि 24 है। 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी कि 360 हो गया। विकल्प ए में आपका उत्तर मौजूद है। अंक 6 में लिखा है कि x प्लस वाई माइनस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w। अनुपात में लिखा है कि 2x प्लस जेड माइनस w बराबर, इन तीनों को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड, ये पहले वाला है, इसका मान 2 है, और आपके पास लिखा है कि y माइनस जेड प्लस लिखा है आपके पास 2w, इसका मान बीच वाला 3 है। आगे लिखा है आपके पास 2x प्लस जेड माइनस w बराबर, इसका मान 1 है। एक चीज आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, इसका मान 2 है और इसका मान 1 है। इसका मतलब है कि 2 और 1 कितना होगा? 3, जो कि बीच में 3 लिखा है। अर्थात पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले को जोड़कर, पहले वाले और तीसरे वाले को ऐड करके या जोड़ के मैं दूसरे के बराबर कर सकता हूं, क्योंकि 2 और 1 कितना होगा? 3। मैं कहना यह चाहता हूं कि x प्लस वाई माइनस का z प्लस 2x और प्लस z माइनस क्या है आपके पास w, ये पहला और तीसरा जुड़ गया, बराबर y माइनस z प्लस है आपके पास 2w। हम लोग देखते हैं इसमें क्या ऐड होगा, क्या कटेगा। तो z से तो z कैंसिल हो गया। जब z से z कैंसिल हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि y से ये y कैंसिल हो गया। w का पक्षांतर करते हैं, z को इधर ले आते हैं, यानी कि आपके पास x और 2x कितना होगा? 3x। 3x प्लस z बराबर, 3x प्लस z बराबर है आपके पास w उधर चला जाता है तो ये 3w हो गया। जब 3x प्लस z बराबर 3w है, अब हम लोग वो देखते हैं कि जो हमें निकालना था, तो हमें निकालना था 5w माइनस 3x माइनस z। अनुपात का मतलब चीजों को बटे में लिखते हैं, अपोन में है 3w। हम क्या करते हैं, ये 5w है, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये आपके पास 3x प्लस z अपोन में कितना लिखा जाएगा? 3w। उधर से 3x प्लस z को रिप्लेस करके 3x प्लस z का मान 3w लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 5w में से 3w को माइनस करते हैं, अपोन में 3w लगाते हैं। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2w अपॉन कितना होगा? 3w। w से w कैंसिल हो गया। आपके प्रश्न का उत्तर 2:3 होगा, जो कि विकल्प संख्या बी में लिखा है। ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 का भुगतान किया गया, यानी कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं, इन दोनों को मिलाकर 4400 रुपए दिए गए हैं। ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% मिलता है। यहां से मैं दोनों का एक रेशियो अनुपात बना लूंगा। ए का जो वैल्यू है, ए का जो मान है, वो बी वाले मान का 120% है
अगर V वाला मान 100 है तो A का मान सीधा 120 है। अगर B को आप 100 मानेंगे तो जो पहले वाला व्यक्ति A है उसका मान 120% होने की वजह से ये 120 हो जाएगा। बिना कैंसिल करे हम देखते हैं ये 120 और ये 100 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 220 होगा, और 220 का मान 4400 है, तो एक का मान कितना होगा? 20 होगा। आपको बताना है कि B को क्या मिला, तो B का मान तो 100 के लिए काम करेगा। जब एक का मान 20 है तो 100 का जो मान होगा वो आपके पास 2000 होगा, और 2000 विकल्प संख्या C में लिखा है। द मल्टीपल ऑफ यानी इतने और इतने की गुणा एक से कितनी अधिक है? ये दशमलव 5 हल्का या भारी सवाल मैंने कोई नहीं छोड़ा है। 0.529 और 2.01, इन दोनों की आप लोग गुणा करेंगे। गुणा तो सभी लोग कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 1.0639 आएगा। इन दोनों की आप गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए, गुणा आसानी से कर सकते हैं। दशमलव के मानों का या दशमलव के स्थानों का ध्यान रखा जाएगा। आप इन दोनों का गुणा करते हैं तो 1.06329 मिलता है। कहते हैं कि जो गुणा आ रही है वो 1 से कितनी ऊपर है, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 से कितना ऊपर है। अगर इस बात का पता लगाना है तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो हम देखते हैं कि केवल आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि 0.06329, यही उत्तर हो जाता है। एक वस्तु पर अर्जित लाभ उसकी लागत का 120% है। हम लोगों ने ये माना है कि वस्तु 100 में खरीदी जाती है, उसका जो CP है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो मैंने 100 माना है। लाभ, उसका जो अर्जित लाभ है, जो प्रॉफिट है, उसकी लागत का 120% है, जो कि प्रॉफिट है। अगर इसका 120% है तो लाभ 120 हो गया। जब 100 रुपए की वस्तु को 120 के लाभ पर बेचेंगे तो उसका जो SP होगा, जो सेल प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो 220 रुपए होगा। 100 रुपए का सामान खरीदा 120% के लाभ पर, अर्थात 120 के लाभ पर हमने 220 का बेच दिया। अगली कंडीशन कुछ और कह रही है सवाल की, करे कि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। लागत मूल्य में अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो जो नया लागत मूल्य होगा वो इससे 25% ज्यादा होने के लिए 125 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य को कहा जाता है कि हम स्थिर रखते हैं। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य का मान 220 रुपए होगा। अब साहब 125 रुपए का सामान है, यदि आप 220 का बेचेंगे तो आपको 95 का लाभ होगा। अब लाभ 95 का होगा। 125 का सामान आपने खरीदा, 220 का बेचा, तो 95 या 95 का लाभ हुआ। तो करें कि लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर लाभ प्रतिशत का मूल्यांकन क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन जब कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर करिए तो आप कर सकते हैं कि आपको 95 का लाभ तब हुआ है जब आपने वस्तु 220 की बेची, गुणा 100 हो गया। 0 से 0 काटेंगे, आप थोड़ा सा इसे हल करेंगे। उसने कहा है निकटतम पूर्णांक तो बता दीजिए, तो ये 950 हो गया। 22 चौक 88, सॉरी 22 चौक 88 और 22 तिया 66, लगभग जो होगा वो 43 के आसपास आ जाएगा। तो 43% ही रख लेंगे, जो कि विकल्प संख्या C में लिखा है। एक किसी काम को 40 में कर सकता है, पहले वाला व्यक्ति किसी काम को 40 में, वहीं दूसरा व्यक्ति उस काम को 50 में कर सकता है। इस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी है कि पहले वाला व्यक्ति जिस काम को कितने दिनों में कर सकता है, पहले वाला 40 में कर सकता है, दूसरा 50 में कर सकता है।
हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क के तौर पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 40 और 50 का एलसीएम 200 आता है। जब टोटल वर्क को हम समय से भाग लगाते हैं तो हमें इनकी एफिशिएंसी प्राप्त होती है। ये 5 बार जाता है, 40 पंजे 200, पहले वाले की क्षमता 5 और दूसरे वाले की क्षमता 4। पहले वाले की क्षमता 5 है, दूसरे की 4 है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की क्षमता तो 9 है। एक साथ काम करेंगे तो एक बार में 9 काम कर सकते हैं। कहा जाता है कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो 5 दिन में 45 काम कर सकते हैं। जब दोनों की क्षमता, दोनों की एफिशिएंसी अगर 9 है और 5 दिन तक काम करेंगे तो 45 काम कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 200 काम कुल है। जब 200 में से 145 काम हो गए तो जो आपका रिमेनिंग वर्क होगा, जो बचा हुआ कार्य होगा, वो 155 होगा। 155 काम कौन करेगा? समय बराबर कार्य बटे क्षमता। 155 काम वो करेगा जो काम में रह गया है। कहा जाता है कि ए शेष काम कितने में करेगा, तो 155 काम ए से करा दो। ए की क्षमता तो 5 है, इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 31 यानी 31 बार कट जाता है। आपके सवाल का जो उत्तर है, आपके क्वेश्चन का आंसर 31 है, जो कि विकल्प ए में लिखा है। एक वर्ष के अंत में 10% की दर से निवेश की गई राशि 20,947.50 20,947.50 हो जाती है, तब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। हमारे प्रश्न की जो मुख्य दर है वो 10% है। हमारा समय 1 वर्ष है। कंडीशन है सीआई को लेकर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, और इसमें भी हाफ ईयरली वाली कंडीशन है। बात को समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, अर्धवार्षिक का सवाल है, दर का मान 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय का मान 1 वर्ष है। यदि हम इसे हाफ ईयरली में लगाना चाहते हैं तो अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली में दर का आधा करते हैं। दर का जो आधा करेंगे तो 5% होगा, और समय का दुगना करते हैं जो कि 2 वर्ष होगा। 5% का जो फ्रैक्शन है वो 1/20 है, यानी कि 1 वर्ष में 1/20 की वृद्धि होगी। अगर 1/20 की वृद्धि होगी तो ये मान 20 से कितना होगा? 21 होगा। चूंकि कहानी 2 वर्षों के लिए हो जाती है तो फिर एक बार और कर देंगे, ये 20 से कितना होगा? 21 होगा। कहने का मतलब क्या है? 20 का वर्ग यानी गुणा करेंगे 400 और 21 का वर्ग 441। यदि कोई राशि 400 रुपए है तो वो हमें 441 के रूप में प्राप्त होगी। ये 441 को जो असल में बता रहे हैं, 441 का मान असल में क्या दिया है? 441 का मान 20,947.5 दिया है। ये मान 441 का है। इसे 441 से आप लोग जब 20,947 को काटेंगे तो ये इससे जो कटेगा वो 47.5 बार कैंसिल होगा। हमारा काम है कि हम राशि को निकालें। राशि तो 400 चल रही है। यदि मैं राशि निकालूंगा तो आगे की चीजें आसान हो जाती हैं, जो कि 400 से गुणा करके मिलेगा। 47 कितना होगा? 5। आप गुणा करिए, आपको राशि मिल जाती है, यानी कि 4। इस वाले 0 से दशमलव साफ हो गया, 0 हो गया साहब। 4 पंजे 20, ये 0 तो ये वाला 0 है। 4 पंजे 20 का 0, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी मुझे लगता है ये 19,000 हो जाता है। मूलधन जो है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 19,000 है। 19,000 के लिए आगे का सवाल सिंपल इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि अब जो आपके पास राशि है वो 19,000 है। इस 19,000 पर समय
4 सही 2/5 है, लेकिन जो दर है वो 3 गुनी है। वैसे हमारे सवाल की बेसिक दर तो 10% चल रही थी, जब दर को 3 गुना करेंगे तो 30 हो जाता है, दर को 3 गुना करेंगे 30 हो जाता है, और समय 5 चौक 20 और 2 कितना होगा 22 बटे कितना होगा 5 अपॉन में 100 लगाते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। 00 से 00 साफ काट लिया, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से 6 बार कटेगा, ये 19 हो गया, 190, 22 छक्का 132, लास्ट में 0 तो होगा, 2 9 18। इसका मतलब है कि 25 0 80 उत्तर है, गुणा करेंगे यही आना चाहिए, 25,080 उत्तर हो गया। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर एमआरपी पर इतने इतने की छूट देने के बाद वस्तु को इतने का बेचा जाता है, वस्तु का एमआरपी या अंकित मूल्य क्या है? हम लोगों ने वस्तु के एमआरपी को एम मान लिया, 15% की छूट है। 15% की छूट का मतलब 15% की कमी है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। 3/20 की कमी करेंगे 17/20 लिखा जाएगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 1/5 की कमी करेंगे 4/5 लिखा जाएगा। 18% को फ्रैक्शन में बदल के मत लिखिए, समय खराब होगा। 18% यानी 18 को माइनस करेंगे सीधा 82 होगा। 3 तरह की छूट देने के बाद लगातार क्रमागत बट्टे देने के बाद ये वस्तु 2230.40 की बिक जाती है। दशमलव को हटाते हैं तो अपॉन में 00 लगा देते हैं, 1 0 ये खत्म हो जाएगा, और साहब 1 0 हम इसका खत्म करते हैं। कुछ थोड़ा सा और हल करिए, तो ये 5 दूनी 10, क्या बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 17 से काट के देख लेता हूं, 17 का ने 17, इतना बचा 5, 17 से नहीं कटेगा, अगर 0 लगा के काम नहीं बनेगा। ये 17/20 है ना, 15%, 2230.4, सॉरी ये पूरा 22,304 है। अब काटेंगे 17 से, 17 का ना 17 बचा 5, यानी कि हो गया 53, 17 तिया 51, कितना बचा 2, 17 का ना 17 बचा 3, 17 दूनी 34, 1312, 17 तो साहब खत्म हो गया। अब और काटेंगे साहब, इसे 4 से काटिए, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। इसे 82 से साहब 4 बार काट सकता हूं। मैं देखता हूं कि ये 4000 हो गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर है, विकल्प संख्या बी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 10, 5, 4, 2 से कटे? यानी कि हमें वो संख्या निकालनी है जो 10, 5, 4 और 2 से कटनी चाहिए। सवाल असल में यह है कि 3432 में क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद संख्या इससे कट जाए। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकालते हैं, और इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या हमारा एलसीएम जो कि 20 है। हमें 20 से आपकी मौजूदा संख्या को भाग लगाता हूं, और भाग लगाने के बाद मैं देखता हूं कि शेषफल क्या बचता है। 20 ही का ना 20 यानी कि 14, हम 3 को उतारते हैं, 20 सत्ते 140 यानी कि 3, हम 2 को लिख लेते हैं, 20 ही का ना 20, यहां 12 रह जाता है। जब 20 से 3432 को डिवाइड करते हैं या भाग लगाते हैं तो शेषफल 12 आ जाता है। अब ये हमें करना है कि 12 में भाग चली जाएगी 20 की तो काम हो जाएगा। इस 12 में आप 20 का भाग लगाना चाहते हैं तो इसे कम से कम 20 करेंगे,
और कम से कम 20 करेंगे तो आपको 8 प्लस करना होगा, और जो कि विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर जो पहले वाली दर है वो 9% है, और जो बाद वाली दर है वो 13.1/2% है, तो ब्याज में इतने की वृद्धि हो जाती है। ब्याज में जो फर्क आता है वो दरों के अंतर की वजह से आता है। 9% का जो ब्याज होगा और 13.5% का जो ब्याज होगा, उन दोनों का अंतर 3690 रुपये। तो हम सीधा दरों का अंतर कर लेते हैं। 13.5 में से 9% गया तो ये 4/1/2% है। 4/1/2 का मतलब 9/2% है, और 9/2% का जो मतलब है वो 3690 रुपये। यानी कि उस राशि का जो 9/2% है वही उसका ब्याज होगा। तो 9 चौक 36 और 9 कना 9, इसका 2 से गुणा करते हैं। 41 दूनी 82, 820 हो गया। ये मान तो 1% का था। आप 100% का निकालने के लिए बस 100 से गुणा करिए और ये मान 82,000 हो गया। 82,000 विकल्प पहले में लिखा है। एक आयाम, इतने आयाम वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक गोला बनाते हैं। जब किसी आकृति को पिघलाकर या मेल्ट करके किसी अन्य आकृति में ढाला जाता है या फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो उन सभी के वॉल्यूम बराबर होते हैं, उन सभी के आयतन बराबर होते हैं। पहले वाली आकृति आपके पास घनाभ है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का जो आयतन है वो LBH होता है। और घनाभ से हम गोला बनाते हैं। किसी भी गोले के आयतन का मान 4/3 πr³ होता है। हम क्या करेंगे, हम घनाभ के आयतन को गोले के आयतन के बराबर करेंगे। घनाभ का आयतन LBH है, घनाभ का जो आयतन है वो LBH है, यानी कि 24.5। घनाभ की भुजा दी थी 24.5, 16.5 और 12। ये साफ किसका आयतन है, घनाभ का। LBH ये किसी क्यूबॉइड या घनाभ का वॉल्यूम या आयतन होता है। हम घनाभ के आयतन को गोले के आयतन के बराबर करेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 लगाने को बोला गया है। 4/3 πr³। r का मान क्या है, r का मान निकालना है तो पावर 3 के रेस्पेक्ट में छोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना साहब, जितना कटे उतना काट लीजिएगा। ये 11 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। और ये 11 से कितनी बार कटेगा, 1.5 बार। और क्या कट सकता है, इसे 2 से कितनी बार काटेंगे, 2 से ना काट के 4 से ही काट लीजिए। 4 ही का ना 4, 4 तिया कितना होगा, 12। इसे हल करेंगे, 24.5 है, 24 दूनी 48 और 1 49। ये 49/2 है, ये 1.5 है, इसका मतलब 3/2 है। ये 3 लिखा है, ये इधर का 21 इधर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। बराबर जो है वो आपके पास r³ 3 है। इसे हल करते हैं, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि r बराबर जो होगा वो 21 कितना होगा, तो r बराबर 21/2 मतलब 10 कितना होगा, 5। तो कमेंट में आप जरूर बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।